एजुकेशन कॉन्क्लेव नोएडा में लगातार इंडिया न्यूज का जारी है और उस वक्त एक खास पैनल हमारे साथ है। सबसे पहले प्रियदर्शन वशिष्ठ जी, आप ही के साथ शुरुआत कर लेते हैं इस सेशन की। सिल्वर साइंस स्कूल गाजियाबाद में आपका ये स्कूल है। पहले तो जानना चाहूंगी आपके स्कूल की खासियत, क्योंकि हर एक स्कूल अपने आप में अलग होता है। आप ही से जानना चाहूंगी आपकी स्कूल की खासियत क्या है, किस तरीके से एजुकेशन आप अपने स्कूल के माध्यम से और क्या अलग कर रही हैं? कई सारी चीज़ें करी जा रही हैं। पहले तो स्कॉलरशिप दे रखी है मैंने, इंडिविजुअली स्कूल की तरफ से ही है। 6th क्लास ऑनवर्ड्स है, जो अच्छे स्टूडेंट्स हैं उनके लिए 65% ऑनवर्ड्स। सेकेंडली, फ्री सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग टू एवरी स्टूडेंट आफ्टर क्लास 6 ये दिया जाता है। ठीक है। जितेंद्र शर्मा, आईटी इंजीनियर बुलंदशहर। जितेंद्र जी, जानना चाहूंगी आईटी इंजीनियर किस तरीके से काम होता है यहाँ पे, क्या है ये? आईटी पे आप देख रही हैं कि जमाना आजकल आईटी का है। हाँ। और आईटी का जो क्षेत्र है वो उसने हर क्षेत्र में पेनिट्रेट किया हुआ है। हाँ। विदाउट आईटी आप ये सब जो आप देख रहे हैं पीछे, ये सब आईटी की देन है। तो आईटी आज के समय में जीवन का बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है। उसके बगैर अब आज के दौर में लाइफ की हम लोग परिकल्पना करना भी मुश्किल है। आप कोई भी क्षेत्र देख लीजिए, मेडिकल है, आपका मोबाइल है, आपके एजुकेशन है। अब आप देखिए ना, कोविड में पूरा सिस्टम हमारा ई लर्निंग का वो आईटी की देन है, पूरा जो प्लेटफॉर्म है। पर उसमें मुझे मैम ये कहना है कि आईटी और जो कोर, देखिए एजुकेशन का जो कोर है ना, वो ये है कि अपने अंदर की श्रेष्ठता, दिव्यता निकल के आनी चाहिए। आपका बेस्ट कैसे निकल के आता है? मैम मुझे आप 30 सेकंड दीजिए। देखिए, आप नॉर्वे का एजुकेशन सिस्टम देखिए, नॉर्वे देखें, फिनलैंड देखें, जापान देखें। एजुकेशन को हमने क्या किया है, सिर्फ रोजगार से जोड़ दिया है। यहाँ थोड़ा सा मेरा इसमें एप्रीहेंशन है। एजुकेशन का मतलब है एनलाइटमेंट। आपको ई टू ई की यात्रा करनी है। अगर आपको सिर्फ एजुकेशन इसलिए लेनी है कि आप अच्छी एक नौकरी कर सकें और आप एक सिविलाइज्ड कल्चर्ड देश के नागरिक न बन सकें, तो वो शिक्षा अधूरी है। तो आईटी की जानकारी स्कूलिंग से जरूर देनी चाहिए, पर मैम उसमें बैलेंस होना चाहिए। अभी कोई इससे पहले पैनल में बोल रहे थे कि मोबाइल का जो हम लोग बच्चों को दे रहे हैं, आप देखिए मैम, पहले हम लोग मैगजीन पढ़ते थे, धर्मयुग, कदम्बनी, फ्रंटलाइन, इंडिया टुडे, बहुत सारी मैगजीन आती थी। अब वो आपको कोई मैगजीन नहीं पढ़ता है। इनफैक्ट वो जो हैबिट्स हैं वो आने वाली पीढ़ी का बहुत नुकसान कर रही हैं। तो आईटी का जो बैलेंस है वो एजुकेशन में उतना ही हो कि उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट निकल के आए। ठीक है, इसके बाद मैं विस्तार से जानूंगी आपसे। आयुष पंडित, एसिड इंस्टीट्यूट नोएडा आपका है। एसिड इंस्टीट्यूट, क्या इसका मोटिव है? नमस्कार। सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा इंडिया न्यूज़ का कि उन्होंने हमें इस मंच पे मौका दिया। देखिए, एसिड, जो एसिड का फुल फॉर्म है वो है एकेडमी ऑफ क्राइम इन्वेस्टिगेशन एंड डिटेक्शन, और इंडिया में ये पहला इंस्टीट्यूट है जो कि इन्वेस्टिगेशन बेस्ड है। बहुत सारे कोर्सेज चलते हैं पूरी दुनिया में, डॉक्टर्स के, इंजीनियर्स के, लेकिन इन्वेस्टिगेशन का ये जो डिपार्टमेंट है जो हम लोगों ने तैयार किया हुआ है, इसमें सर्टिफाइड कोर्स है ये। और इसमें हम लोग 3 तरीके के बच्चों को निखारते हैं। कुछ बच्चे होते हैं वो जर्नलिज्म फील्ड में भी जा सकते हैं, जैसे अपने यहाँ जर्नलिज्म में एक फील्ड होता है इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म। इस देश में कोई ऐसी यूनिवर्सिटी नहीं है जो कि इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म का एक सेपरेट कोर्स कराती है, जिसकी वजह से कई बार जो हमारे यहाँ एसआईटीज़ चलती हैं उसमें काम करने वाले रिपोर्टर्स को थोड़ा सा सेटबैक भी होता है। तो एक तो हमारे यहाँ पर ये इस तरीके का एक ब्रांच है। दूसरा, कॉर्पोरेट इन्वेस्टिगेशन बहुत इमर्जिंग ब्रांच है आज की डेट में। जितने भी आप कॉर्पोरेट्स देखते हैं, चाहे वो किसी भी लेवल पे हों, वो सब लोग अपना एक कॉर्पोरेट इन्वेस्टिगेशन का यूनिट रखते हैं। तो इस इंस्टीट्यूट से जो बच्चे निकलते हैं वो कॉर्पोरेट इन्वेस्टिगेशन में जाते हैं। थर्ड जो हमारा रहता है वो स्पेशल इन्वेस्टिगेशन का रहता है, जो गवर्नमेंट सेक्टर्स में काम होता है। आदरणीय मोदी जी के आने के बाद इंडिया में ट्रांसपेरेंसी पर बहुत ध्यान दिया जा रहा है, और एक ये कह लीजिए कि करप्शन फ्री इंडिया को बहुत फोकस किया जा रहा है। हाँ। तो ऐसे में आउटसोर्सिंग एजेंसीज की मदद से जो गवर्नमेंट एजेंसीज हैं वो काम करती हैं, और ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए स्पेशल इन्वेस्टिगेशन के लिए स्पेशल कंसल्टेंट नियुक्त किए जाते हैं आजकल अलग अलग डिपार्टमेंट्स में। तो उसमें भी हमारे इंस्टीट्यूट से निकले हुए बच्चे उसमें भी भागीदारी करते हैं। कुछ डिफरेंट आपसे जानने को मिला है, और शायद जो यूथ आपको सुन रहा है उनके लिए एक डिफरेंट कोर्स
आपने दिया है, मैं इस पर विस्तार से आपसे चर्चा करूंगी। भगत सिंह जी, आप डायरेक्टर हैं आशाराम रॉयल पब्लिक स्कूल दिल्ली से। सर, पहले तो आपके स्कूल के बारे में जानना चाहूंगी और वही क्या खासियत है आपके स्कूल की। जी जी, सबसे पहले इंडिया न्यूज़ आप सबको बधाई और शुभकामनाएं कि आपके थ्रू हम यहाँ पर हमारा मंच यहाँ पर लगा, शिक्षक वृंद यहाँ पर आए और यहाँ से जो भी मैसेज जाता है वो पूरे देश में जाता है और शिक्षा के उत्थान के लिए जाता है। तो सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ कि मैं एज ए डायरेक्टर आशाराम रॉयल पब्लिक स्कूल मदनपुर दिल्ली और इसके साथ साथ एमसी गोपीचंद इंटर कॉलेज खेड़ी जो गौतम बुद्ध नगर में है, तो इन दोनों इंस्टीट्यूशंस को, संस्थाओं को हम बड़े अच्छे तरीके से वॉच कर रहे हैं। लेकिन सबसे जो बेसिक क्वेश्चन आ जाता है कि आप अपने स्कूल के बारे में डिफाइन कीजिए कि वो कैसा है। सबसे इम्पोर्टेंट है कि जिस तरीके से बच्चों को एजुकेशन दी जा रही है तो वो उसका एक मोटिव क्या है, क्योंकि अगर हम देखें हमारा एक ट्रायंगुलर होता है जिसमें शिक्षक, स्टूडेंट्स और साथ साथ अभिभावक भी आते हैं। तीनों का कॉम्बिनेशन जब बनता है तो कहीं ना कहीं हमें लगता है कि हमारे सपने साकार हो रहे हैं। वो कैसे? जैसे कि हम ग्रेजुएट या डिग्रीज पर बात ना करें, हम स्किल्स पर बात करें। हम मार्किंग को अभी छोड़ दें, हम देखें कि बच्चों की स्किल्स कैसे इंप्रूव होगी और वो आने वाले समय में अपने आप को कैसे रिप्रेजेंट करेगा, अपनी संस्थाओं को कैसे रिप्रेजेंट करेगा, अपने अभिभावक जो सपने देख रहे हैं उनको कैसे रिप्रेजेंट करेगा। अब हम बात करते हैं आशाराम रॉयल पब्लिक स्कूल जो दिल्ली में है। वो बड़ा चैलेंजिंग टाइम है और चैलेंज हम एक्सेप्ट करते हैं। जितने भी टीचर्स, प्रिंसिपल, डायरेक्टर होते हैं वो एक्सेप्ट करते हैं, क्योंकि ग्रेजुएट स्टूडेंट्स को पढ़ाना बड़ा आसान है। और जितना हम स्कूल स्टूडेंट्स को देखें, प्राइमरी को देखें, केजी और भी अगली क्लासों के बारे में बात करें, बड़ा टफ होता है कि उनको सही तरीके से मोडिफाइड करना। क्योंकि मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमारा जो स्कूल है, हमारे दादाजी ने एक पौधा लगाया था, आज वो एक वट वृक्ष बन गया है जिसका नाम एमसी गोपीचंद इंटर कॉलेज खेड़ी में है। क्या हुआ था, 30 साल पहले वहां पर खेत थे और आज भी खेत हैं, लेकिन वहां रास्ते भी नहीं थे। लेकिन एक सपना था कि किस तरीके से ग्रामीण क्षेत्र में इस स्कूल को बनाया जाए। 2 कमरों से शुरू हुआ, आज कम से कम 100 कमरे हैं और 3000 से ज्यादा बच्चे वहां पर हैं और एप्रोप्रिएट अमाउंट पर वहां पर शिक्षा दी जाती है। और कभी कभार बिजली का भी अभाव होता है, लेकिन हार नहीं मानी है, उसको लेकर चले हैं। तो साथ के साथ हम जो बच्चों का विकास कर रहे हैं वो एजुकेशन के तौर पर उनकी बेसिक चीज़ों पर ध्यान दिया जाता है। और सबसे इंपॉर्टेंट होता है एजुकेशन में वैल्यूज़, क्योंकि हमारी कितना आईटी का फील्ड डेवलप हो रहा है, लेकिन अगर कहीं वैल्यूज़ डाउन है तो समझो कि हमारी संस्कृति कहीं पीछे चली गई है। तो हमने इन बच्चों को उस पर ज़्यादा जोर देना शुरू किया है। बहुत बेहतर है, क्योंकि ये चीज़ें अगर इन पर जोर दिया जाएगा तो आने वाला फ्यूचर अच्छा होगा। प्रियदर्शन जी, क्योंकि आपने अपने स्कूल की खासियत बताई, अब मैं आपसे ये जानना चाहूँगी, क्योंकि स्कूल बहुत सारे हैं, एजुकेशन का दावा हर स्कूल करता है और सब अपनी अपनी खासियतों में भी अलग रहती हैं, लेकिन स्कूल में जो बहुत ज़रूरी है वो आजकल है एक्स्ट्रा करिकुलम्स एक्टिविटीज़। पढ़ाई तो सब हर कोई करा रहा है और एजुकेशन पाके कोई डॉक्टर बन जाएगा, कोई इंजीनियर बन जाएगा, लेकिन वो जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं जो हमने न्यू एजुकेशन पॉलिसी में देखने को भी मिली है, इसके लिए स्कूल में कितना काम हो रहा है? 100% काम इन्हीं चीज़ों के लिए हो रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल, जब तक बच्चा हाथ में लेकर किसी चीज़ को नहीं देखेगा, ही विल नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड कि ये क्या है। इसलिए हम लोग मैक्सिमम कोशिश करते हैं कि हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस मिले बच्चे को, फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकेंडली, जो करिकुलर, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं, उसके लिए हमने क्लब्स बनाए हैं और क्लब्स जो है वो रन और मैनेज बच्चे ही करते हैं। राइट, कोई एक टीचर उनको सुपरवाइज करता है। इस तरह की चीज़ें हम लोग स्किल के लिए बच्चों को दे रहे हैं। देखिए, अभी आपके बीच 2 लोग थे, जितेंद्र जी और आयुष जी। कुछ अलग उन्होंने अपने तरीके से बताया था, और क्योंकि आयुष जी तो एक ऐसे इंस्टीट्यूट को चला रहे हैं जो बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। क्या आपको ऐसा नहीं लगता है कि बचपन से अगर हम बच्चों के अंदर कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ के बारे में बताएं, ऐसी चीज़ों के बारे में बताएं कि उनके सामने करियर का बहुत सारा स्कोप हो सके? क्योंकि 12वीं जब हम पास करते हैं तो बहुत सोचना पड़ता है कि आगे का स्टेप हम क्या लें कि हमारा फ्यूचर सिक्योर हो सके। वैसे आजकल बहुत सारी फील्ड्स हैं, नई फील्ड्स हैं जो आ चुकी हैं,
बच्चों के लिए स्पेशली। जब हम लोग ग्रेजुएशन कर रहे थे तब शायद सिर्फ या तो ऑप्शन था आगे पढ़ने के लिए पोस्ट ग्रेजुएशन या जॉब कर ली जाए, एंड द जॉब मेंट सेल्स हाँ फॉर मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स। लेकिन आज के समय में मैम जो हमारी एजुकेशन चाह रही है बच्चों को, दैट इज नॉट द राइट काइंड ऑफ एजुकेशन दैट इंडिया नीड्स। ओके जब तक हम लोग बेसिक को समझेंगे नहीं, उसको याद करने का कोई फायदा नहीं है। तो यहाँ समझना और याद करना, ये दो मेजर डिफरेंसेस हैं। आप समझकर अगर उस चीज़ को रखेंगे अपने पास तो कभी भी आप उसका जवाब दे सकते हैं। ये बेसिक फंडा है जो मैं बच्चों के अंदर कोशिश करता हूँ कि आए। सेल्फ थिंकिंग, सेल्फ डिसिप्लिन, प्रैक्टिकल चीजें ज्यादा होनी चाहिए, Right. इस पर फोकस है। जितेंद्र जी, अभी आपने बताया कि आईटी के बारे में किस तरीके से हमें इंफॉर्मेशन, लेकिन आज के समय में आईटी सेक्टर में भी बहुत ज्यादा कंपटीशन हो गया है। आजकल अक्सर हम बच्चों को देखते हैं क्या कोर्स कर रहे हैं 12वीं के बाद, तो हर किसी का जवाब होता है कि मैं तो बीटेक आईटी करूंगा, मैं तो बीटेक कंप्यूटर साइंस करूंगा। ये हवा सी चल गई है, हर कोई ये देख रहा है कि मैं बीटेक आईटी में जाऊंगा या फिर कंप्यूटर साइंस जाऊंगा, क्योंकि आगे जाके बहुत पैसा है इसमें। मैम टू सर्टेन एक्सटेंट आप ठीक कह रही हैं, बट अभी आप बहुत सारी रिपोर्ट्स आ रही हैं। हाँ। मुझे 18 साल का आईटी में काम करने का अनुभव है। ओके जो एक्सीलेंस के साथ जो कोर, देखिए मैं तो इंटरव्यूज बहुत सारे लेता रहता हूँ, बहुत बेसिक सी चीज़ें भी उन लोगों को नहीं आती हैं। ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है। तमाम इंटरनेशनल एजेंसीज, बड़ी बड़ी एमएनसीज के सर्वेज ये हैं कि इंडिया में उतना स्किल सेट नहीं हम लोग दे पा रहे हैं जो रिक्वायरमेंट इंडस्ट्री को होती है। ओके हमारे जो चेंजेस हैं वो इंडस्ट्री के हिसाब से नहीं आ पाते हैं। उसके बहुत सारे रीजंस हैं मैम। जैसे आप आईटी ऐसा क्षेत्र है जो बहुत रैपिडली चेंज होता है, उसमें हर 3 महीने में 6 महीने में आपको नया टूल आ जाता है। आपको अपने को अपडेट और अपग्रेड भी रखना पड़ेगा। उसके अकॉर्डिंगली क्या है कि हमारे सिलेबस ठीक नहीं हो पाते हैं। जो कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं, जो अच्छे इंस्टीट्यूशन है, वो तो चेंज कर लेते हैं, कुछ एक्स्ट्रा कर देते हैं। बाकी जो बहुत सारे बीटेक खुल गए हैं मैम, वो सिर्फ बहुत ज़्यादा डिग्री दे रहे हैं। वो जो नॉलेज चाहिए, बहुत छोटी छोटी चीज़ें हम लोगों को नहीं आती हैं। अब जैसे मैं ही पूछ लूँगा किसी से कि आप फर्स्ट 1 to 10 नंबर्स का सब बताइए, तो नहीं बता पाएंगे हम लोग, क्योंकि हम लोग क्या होता है ना कि और सारा कुछ जो दिक्कत पैदा कर दी मैम, मोबाइल ने कर दी। अब हमारे बच्चे, मेरे बेटे को अभी भी शायद उसको 40 तक का टेबल याद है। तो हम प्रॉब्लम यही हो रही है कि हम लोग चीज़ों को समझने की वजह, जैसे अभी भैया कह रहे थे मैम, देखिए नॉलेज और विजडम दो अलग चीज़ें हैं। नॉलेज हो गया रिमेम्बरेंस ऑफ फैक्ट्स, हमारा पूरा फोकस उस पर चला गया है। कबीर कोई पढ़े लिखे नहीं थे, कबीर पे अब तक 3500 PhD हो गई हैं। विजडम थी, ऑब्जर्वेशन था। आप यूएस का देखें, यूएस में हर एक आदमी प्लम्बर का काम कर लेता है, बाकी सारी चीज़ें कर लेता है, कारपेंटर का काम कर लेता है। हम यहाँ पे नहीं सिखाते हैं बेसिक चीज़ें। आप जापान का मॉडल देख लीजिए, 7 साल तक कोई बच्चा ABCD नहीं सीखेगा। वो सिर्फ कैसे बैठना है, कैसे खाना है, प्लेट कैसे रखनी है, नमस्ते कैसे करना है, वो सिखाते हैं। हम लोग तो बच्चा 3 साल का होगा, बस हम लोग बहुत प्राइड फील करते हैं कि जॉनी जॉनी यस पापा सुना रहा है कि नहीं सुना रहा है। तो ये बहुत ना कंफ्यूज से हम लोग रह रहे हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट ही हमारे के लिए नहीं है मैम। और रही बात आईटी की, आईटी बहुत अच्छा मैम रोजगार का फील्ड है। आज भी आपको नौकरी मिल जाएगी, खूब नौकरियां हैं, बट आपको थोड़ा सा काम करना आना चाहिए। आपका थोड़ी स्किल्स नहीं, थोड़ा सा जो हटके आप बता रहे हैं वो क्या हटके है, मैं आपसे यही जानना चाह रही हूँ जो आप IT बता रहे हैं। हाँ, आईटी में जॉब के लिए। हाँ, जॉब के लिए। मैम देखिए, हटके ये है ना कि आपको सबसे पहले, आईटी एक बहुत डाइवर्सिफाइड फील्ड है। जैसे मैं कहूँ आप डॉक्टर हैं, हाँ, आप जब ऊपर जाएंगे पिरामिड में तो आप डॉक्टर लीवर के हैं, कार्डियो के हैं, न्यूरो के हैं, किसके हैं। ऐसे ही आईटी में बहुत मल्टीपल फील्ड्स हैं। तो आपको जैसे आप मान लीजिए आपको टेस्टर बनना है, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग में जाना है, हाँ, तो आपको उससे पहले इनिशियली जो बेसिक चीज़ें हैं वो आनी चाहिए। आप गाड़ी कौन सी चला रहे हैं उससे पहले आपको ड्राइविंग का बेसिक चीज़ें पता हों कि हमारी क्लच कहाँ है, ब्रेक कहाँ है, ड्राइविंग का बेसिक क्या है। ऐसे में जब तक आईटी में आप बेसिक प्रोग्रामिंग के स्किल सेट नहीं बढ़ाएंगे, आपको किसी भी फील्ड में नौकरी नहीं मिलेगी। एआई वाई तो बहुत बाद की चीज़ आती हैं। तो आपका प्राइमरी स्किल सेट आईटी में तब आएगा जब आप उसको करके देखेंगे। सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ मैं कहना चाहूँगा अपने ऑडियंस से, हम सब लोग पेरेंट्स हैं, हमारे बच्चे कल को आएंगे, आप बच्चे को कंप्यूटर पर काम करना सिखाइए। सिर्फ वो बच्चा पढ़ लेता है, पेपर पास कर लेता है
और बाद में, क्योंकि आईटी में आपको कोई एप्लीकेशन डेवलप करनी है, आपको पढ़ के वो चीज़ अप्लाई करनी है, और आप करेंगे तब जब लर्निंग बाय डूइंग होगा, आप उसको Practical करेंगे। चीज़ें बहुत प्रैक्टिकल जरूरी चीज़ें बहुत, मैम एक्चुअली लोग क्या करते हैं, बस पेपर पास किया, बीटेक कर लिया और उस पर काम नहीं करते हैं। कोई भी लैंग्वेज आपको सीखनी है, C++, कोई भी लैंग्वेज सीखनी है, आप जब तक करेंगे नहीं आपको नहीं आएगा। और जिस चीज़ से आपको डर लगता है, डर को जीतने का यही तरीका है कि आप उसको करें। तो मेरा सबको एडवाइस ये है कि आप बच्चों को कंप्यूटर, अब जैसे 9th की किताब है या 8th की है, कुछ भी है, एक्सेल का उसमें एक चैप्टर होता है, आप उसको बच्चे को थोड़ा कराएं, कंप्यूटर पे करा लें, भाई गूगल पे आप करा के देख लीजिए। बिल्कुल, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हमारे सामने आते भी हैं जिन्होंने 10वीं और 12वीं में इतने अच्छे अंक नहीं हासिल किए होते हैं, लेकिन हाँ आगे जाकर वो आईपीएस भी बन जाते हैं और कई अच्छी पोस्ट पर भी बैठे हुए हैं। मैम- ये एग्जाम्पल है कि आपको बच्चे को नॉलेज नहीं देना है, आपको बच्चे को समझाना है कि उसके लिए क्या सही है क्या गलत है, वो हर चीज़ के बारे में जाने। लेकिन शायद हाँ ये इंडिया में वो है कि अगर कोई प्लम्बर का काम कर रहा है तो उसे प्लम्बर का काम करने वाली नज़रों से देखा जाता है। ये थोड़ा डिफरेंस है और इसे बदलने की ज़रूरत है। ये बिल्कुल। बदलेगा तो कहीं ना बिल्कुल, कहीं agreed, चीज़ें ma'am, चेंज agreed। होंगी। तो आपके कहने का साफ तौर पर यही मतलब है। जी। ठीक है आयुष जी, आपने अपने इंस्टीट्यूट के बारे में बताया, लेकिन कैसे एक बच्चा इस कोर्स की तरफ जाए, क्या प्रोसीजर रहता है इसको, ये थोड़ा जानना चाहूंगी आपसे। देखिए सबसे पहले तो बता दूं, क्योंकि ये जो इंस्टीट्यूट है ये कुछ जर्नलिस्ट दोस्तों ने शुरू किया था। ओके। और जर्नलिज्म में भी एक जो हमारी टीम होती है SIT, जो बहुत ही अलग विरली टीम देखी जाती है हमेशा, क्योंकि कोई भी नया चैनल शुरू होता है तो SIT को हमेशा प्राथमिकता दी जाती है पहले, क्योंकि हाँ। उससे स्टोरीज बड़ी बड़ी निकलती हैं। तो जो SIT वाले होते हैं ये कोई बहुत ज़्यादा जर्नल्स में और बहुत ज़्यादा पढ़ाई वाले लोग नहीं होते हैं, बहुत ही ज़्यादा बुक वॉर्म्स नहीं होते हैं, साहित्य की तरफ उनका वो नहीं होता है, वो बस केवल इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट होते हैं, वो खुफिया होता है। खुफिया होते हैं और डिलीवर करते हैं और अच्छी स्टोरीज देते हैं। तो यहाँ पे हमने एक सेगमेंट रखा, हमने ये सोचा कि कोई जैसे नॉर्मली 3 साल के ग्रेजुएशन के कोर्सेज होते हैं BGMC, जो शायद हम में आपसे कई लोगों ने किया होगा जर्नलिज्म में। मास्टर्स का कोर्स होता है 2 साल का और एक होता है 1 साल का डिप्लोमा। अब किसी बच्चे में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्किल्स है लेकिन पढ़ाई में बहुत तेज नहीं है, ओके। 12th में बहुत अच्छे नंबर नहीं आए हैं, लेकिन उसका जो माइंडसेट है वो थोड़ा इन्वेस्टिगेटिव टाइप का है, जेम्स बॉन्ड टाइप का है, और वो चेंज मेकर है, वो सोसाइटी में कुछ चेंज लाना चाहता है, और जो उसकी जो क्वालिटीज़ है वो हम उसको स्ट्रीमलाइन करना चाहते हैं एक जगह पे। तो हमने एक 6 महीने का एक कोर्स शुरू किया, एक 11 मंथ्स का शुरू किया, और हमने कहा कि आप फटाफट जितनी आपको ज़रूरत है, जैसे जर्नलिज्म में 3 साल बच्चा जर्नलिज्म पढ़ता है, और जब हम प्रैक्टिकलिटी पे आते हैं जर्नलिज्म पे तो वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है। हाँ और इसीलिए तो हमने सोचा कि जितना ज़रूरत है कंटेंट का उतना समझाया जाए, और जो हमारे कॉलेजेस में नहीं सिखाया गया, जैसे कि आपको कहाँ कैमरा लगाना है, कहाँ पर आपको बाइट लेनी है, आपको किस एक्सटेंट तक जाना है, किस एरिया तक आपको सीमित रहना है, ये सारा कोई इंस्टीट्यूट नहीं बताता है। हाँ आपको लीगल की नॉलेज कितनी ज़रूरी है आज की डेट में, बहुत सारे ऐसे जर्नलिस्ट हैं जो लॉ करते हैं, क्यों? क्योंकि हम सबको जो है लॉ की ज़रूरत पड़ती है। तो क्यों ना एक ऐसा कोर्स डिफाइन किया जाए जिसमें जितना इन्वेस्टिगेशन सिखाना है इन्वेस्टिगेशन सिखाया जाए, जितनी पुलिसिंग सिखानी है पुलिसिंग सिखाई जाए, आयुष, जितना एक- लॉ एक सिखाना है उतना law सवाल मैं सिखाया आप ही के इस जवाब पे पूछना चाहूंगी, आप लोग जॉब्स भी प्रोवाइड करते हैं? जाए। देखिए कैसे हमारे वो लोग अपॉर्चुनिटी, आपके इंस्टीट्यूट से उन्होंने पढ़ाई की उसके बाद आगे वो जॉब्स कैसे लें, क्योंकि एट द एंड सबका मोटिव पैसा कमाना है, जॉब लेना है, एब्सोल्युटली। वो कैसे होता है? देखिए इसमें ये बहुत वाइट कॉलर जॉब्स हैं, और जैसा कि मैं आपको बता दूं कि अभी इंडिया में इसके बारे में मालूमात कम है, और जहाँ तक डिमांड और सप्लाई की बात है तो हमारे पास हर साल इंस्टीट्यूट में करीब 400 से ज़्यादा क्वेरीज आती हैं, और हम इतने स्टूडेंट्स तैयार नहीं कर पाते हैं। ओके। तो हम अभी अप्रॉक्सीमेटली 100 से 125 स्टूडेंट्स तैयार कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स नहीं तैयार कर रहे हैं पर ईयर, लेकिन हमारे पास जो कॉर्पोरेट से और गवर्नमेंट सेक्टर से, यहाँ तक कि जैसा मैंने आपको बताया कि गवर्नमेंट सेक्टर्स में भी इनकम टैक्स हो गया, स्टेट टैक्स डिपार्टमेंट हो गया है, पुलिस डिपार्टमेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट विभाग है, इसमें विजिलेंस होता है, विजिलेंस डिपार्टमेंट में भी इस तरीके के कंसल्टेंट्स की ज़रूरत होती है। तो एक बहुत ज़बरदस्त डिमांड है, पर उतनी सप्लाई नहीं हो पा रही है, क्योंकि इंस्टीट्यूट हमारा इंडिया में केवल एक ही है। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ ने हमें अप्रोच किया कि आप अपना कोर्स हमको दे दीजिए और ये कर दीजिए, बट क्योंकि ये एक जो है हम लोगों का कमिटमेंट था कि हम लोग इस तरीके के स्टूडेंट्स को आगे बढ़ाएंगे, और फटाफट जैसा वो डिजर्व करते हैं वैसा उनको तो देंगे। गवर्नमेंट का रोल इसमें? गवर्नमेंट का रूल, गवर्नमेंट की जो गाइडलाइंस होती हैं वो हम पूरी फुलफिल करते हैं। नॉर्मली ग्रेजुएट्स, गवर्नमेंट के सेक्टर में ग्रेजुएट्स की ज़रूरत होती है, क्लास 12th केवल पास लोगों को नहीं एंटरटेन करते हैं। एटलीस्ट यू शुड बी अ ग्रेजुएट, ओके। और वो कोई भी जो ग्रेजुएट बंदा होगा जो हमारे यहाँ ट्रेनिंग किया होता है, सर्टिफाइड होगा हमसे, तो उसको एंटरटेन किया जाता है इस तरीके की जॉब्स में।
ठीक है, अब आखिरी सवाल भगत सिंह जी आपसे ले लेती हूँ। देखिए, अभी दिल्ली में एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट चल रहा है सरकारी स्कूलों का। अरविंद केजरीवाल जी ने सरकारी स्कूलों को काफ़ी डेवलप कर दिया और वो कह रहे हैं कि प्राइवेट से बेहतर हमारे सरकारी स्कूल हो गए हैं। जी जी, देखिए अगर प्राइवेट और गवर्नमेंट की बात की जाए अगर, तो मैं ये कहूँगा कि सिर्फ गवर्नमेंट के कहने से कि गवर्नमेंट बेटर हो चुकी है, गवर्नमेंट स्कूल बेटर हो चुके हैं, बिना प्राइवेट होकर गवर्नमेंट स्कूल नहीं संभव हो पाएंगे। क्योंकि एक छोटी सी बात है कि एक गवर्नमेंट स्कूल 1 किलोमीटर दूर है और बहुत सारे प्राइवेट स्कूल है जो नर्सरी, प्री नर्सरी, केजी, छोटे छोटे बच्चों को मैनेज कर रहे हैं, उनको पढ़ा रहे हैं। वो बच्चे वहाँ नहीं जा सकते, वो बच्चे 1 किलोमीटर या 2 किलोमीटर नहीं जा सकते। और जो शिक्षक है वहाँ पर वो भी इतनी क्वांटिटी में नहीं है कि वो बच्चों को सही तरीके से तालीम या शिक्षा दे सकें। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं गवर्नमेंट स्कूलों की कोई कंडेम नहीं कर रहा हूं, अच्छा है वो प्रोग्रेस की तरफ बढ़ रहे, लेकिन प्राइवेट स्कूल हैं तो बच्चों को शिक्षा मिल रही है। क्योंकि ये हम देख चुके हैं, कोविड टाइम में उन टीचर्स ने जो पढ़ाने वाले थे उनको ड्यूटी दे दी गई राशन बांटने के लिए, और जो प्राइवेट स्कूल के टीचर्स थे उन बिचारों ने प्रोफेशन तक छोड़ दिए और बाद में कुछ ना कुछ प्रोफेशन कहीं से गवर्नमेंट की एड नहीं मिली। तो पहली चीज तो ये कि हम दोनों को दोनों तरीके से देखेंगे अलग अलग। और एक बात आ जाती है कि प्राइवेट स्कूल इतनी मेहनत करते हैं, इतनी जद्दोजहद करते हैं जब कहीं जाकर बच्चा तैयार होता है, क्योंकि कोई भी अभिभावक कभी भी उनसे क्वेश्चंस पूछता है, क्वेश्चन मार्क लगाता है उनकी परफॉर्मेंस के ऊपर कि ये यहाँ पर प्रॉब्लम हो रही है। तो प्राइवेट स्कूलों को पेरेंट्स को भी लेकर चलना होता है, प्राइवेट स्कूलों को गवर्नमेंट के सारे नियम कानून को फॉलो करना पड़ता है, प्राइवेट स्कूलों को बच्चों की एजुकेशन को लेकर चलना पड़ता है। तो चैलेंजेस ये प्राइवेट स्कूलों के लिए अक्सर हैं। और अच्छी बात है गवर्नमेंट आगे बढ़ रही, लेकिन प्राइवेट स्कूलों को भी इनको मजबूत करना पड़ेगा। अब बात आ जाती है दूसरा जो कॉन्सेप्ट मैं आपको थोड़ी देर पहले बता रहा था, स्किल का। क्योंकि हमने कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट लिए जैसे दीपावली मेला, इसमें बच्चों ने बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स बनाए और प्रैक्टिकली तरीके से उनको शो ऑफ किया। इसके बावजूद बच्चों ने, गार्जियंस को वो अच्छे लगे और वो जो प्रोडक्ट थे वो उन्होंने खरीद लिए। तो बच्चों के अंदर क्या चीजें आई कि भी हम कॉमर्शलाइज हो सकते हैं, हम मोटिवेट हो चुके हैं, हम कॉन्फिडेंट हो चुके हैं, अब हम कभी भी बिजनेसमैन बनेंगे तो अव्वल नंबर के बनेंगे। यही चीज रक्षाबंधन पर लागू की गई, ये हमने किया। मैं आपको प्योरली मैं गारंटी देता हूं कि ये चीजें मैंने की हैं और जब हमने किया तो हमें पॉजिटिव रिजल्ट मिला और गार्जियंस भी खुश हैं और साथ के साथ हमारा जो सिस्टम है वो भी अच्छा चल रहा है। बच्चा अगर पहले से ही क्रिएटिव हो तो कहीं ना कहीं उसको फ्यूचर में भी बहुत सारी और उसका माइंड जो है क्रिएटिव होने लग जाता है। ये आजकल मैं देख भी रही हूँ कि स्कूल्स में ये चीज़ें बहुत बदल गई हैं और अच्छा है कि स्कूल्स अगर इस तरफ बढ़ रहे हैं तो ये आगे चलकर सरकार को भी इस पर सपोर्ट करना चाहिए और ऐसी चीज़ों को बढ़ावा देना चाहिए। बहुत धन्यवाद। आपको कुछ कहना है? लास्ट पॉइंट, हाँ जरूर। कि ये है जैसे कोविड टाइम पे आया तो वो हमने जो ना हम उसको चैलेंज मानेंगे, हम एक्सेप्ट करेंगे अपॉर्चुनिटीज को। बच्चों ने काफी हद तक आईटी में भी अच्छा किया है। उस कोविड के दौरान बच्चे मोबाइल चलाना सीखा, हम इसको पॉजिटिव लेंगे और अब उसको अच्छे तरीके से मेंटेन करते हैं, अपनी वीडियोस डालते हैं और पुट करते हैं। लेकिन एक अभिभावकों के लिए भी होता है कि वो भी अपनी जिम्मेदारी समझें और बच्चों को देखें कि वो मोबाइल्स पर क्या क्या काम कर रहे हैं, पॉजिटिव है या नेगेटिव है। डिपेंड करता है कि अभिभावक उसको किस तरीके से मैनेज करेगा। ठीक है, आप चारों लोगों का बहुत धन्यवाद यहाँ you से so इस much. मंच